लास्ट क्लास में आपने बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फेमिलियल ट्रेड्स हैं तो हम उनसे एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट दे के बच्चे में वी कैन प्रिवेंट इट टू सम एक्सटेंट। सर और ऑर्गेनल में भी एफोरिज्म 284 के फुटनोट में हैनमैन सर ने सल्फर देने के लिए लिखा था सर, बट ये मेंशन नहीं किया था कि एट व्हाट स्टेज इट शुड बी गिवन सर। मतलब फर्स्ट टाइम, मेरा डाउट ये है कि अगर हम फर्स्ट टाइम मिनिस्टर में ही अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम कोई डीप एक्टिंग एंटी माइजमेटिक रेमेडी देते हैं तो वो प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट हो सकता है ना सर। तो हमें वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर में देना है या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में देना है, ये मेरा डाउट है सर। बहुत अच्छी बात। डाउट में सबसे पहले चीज तो ये क्लियर कर लो कि डॉक्टर हनीमैन ने सल्फर ही देना है ऐसा नहीं कहा है। दिस इज आवर वेरी सुपरफिशियल रीडिंग ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हनीमैन ने कहा है वहां पे कि टू प्रिस्क्राइब एंटीसोरिक रेमेडी, दैट मीन्स व्हेन व्हाटएवर इंडिकेटेड मेडिसिन will be prescribed. If some other medicines are well indicated with the history of mother and father and their family history, then that medicine will be prescribed, not always sulfur. When you have no other, with sulfur, आप अच्छे से उस लाइन को पढ़ के देखना, लिखा हुआ है। When you have no other indications, then it is sulfur. Otherwise, it is always indicated remedy that will be prescribed. अब रहा आपका सवाल कि कब प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप एनाटोमी में प्रेगनेंसी को एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से पढ़ो, then you will find that first trimester, second trimester and third trimester, ये तीन अलग अलग फेजेस होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है that is called teratogen. Teratogen means any influence that influence the development of fetal that affects the fetus. कहा जाता है कि before third trimester or till third trimester, if there is any strong teratogen, then the pregnancy will not continue, because उस टाइम पे ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो रहा होता है, ऑर्गन्स वेल फॉर्म्ड नहीं होते। सो इट इज, और आफ्टरवर्ड्स में अगर वही टेराटोजन एक्ट करेगा, देन देयर इज डिफॉर्मिटी इन द चाइल्ड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट्स इन द ऑर्गन और सिस्टम। और आफ्टरवर्ड्स में देखोगे जैसे हम क्लेफ्ट लिफ्ट वगैरह जो निकल के आता है, ये सारा जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, जब उसका कंबाइंड होना शुरू होता है, या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो होता है, दैट विल स्पेशली अफेक्ट्स व्हेन योर टेराटोजन एक्ट्स इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। सो इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ familial disease, the best time is to prescribe is before they are planning for the baby. Treat the parents separately. It is the best time. If pregnancy occurs, then as early as possible, and especially during first trimester, when you will prescribe the best antisoric indicated remedy, then you will get maximum result. जैसे जैसे ये देर होता चला जाएगा, जैसे जैसे फॉर्मेशन ऑर्गेनोजेनेसिस डेवलपमेंट होना शुरू होता जाएगा, जो जो बन चुका है पहले से, जहां जहां फॉर्मेशन हो चुका है, अब वो इन्फ्लुएंस आपको रिवर्ट बैक करना आपके मेडिसिन के लिए या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। सो इट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड as early as possible, when you will prescribe, you will get good result.
अगर अगर कोई भी मतलब कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब कोई भी फैमिली टेंडेंसी ऐसा नहीं है, बट इनहेरिट सोरा तो होता है ना सर एवरी इंडिविजुअल में, पर स्पेसिफिकली कोई डिसीज नहीं है सर, लाइक जेनेटिकली एबनॉर्मैलिटी डिसीज वो कुछ भी नहीं है। इस पे कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके सर। मैज़म को थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। सोरा है, सोरा लेटेंट में है, सोरा फ्लेयर्ड अप स्टेट में है, सोरा डेवलप्ड स्टेट में है, सोरा हाईली डेवलप्ड स्टेट में है। ये इन डिटेल्स डिस्कस करने की जरूरत है। देन आफ्टर वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड। ठीक है, तो हनीमैन ने एक स्लाइटर कॉन्सेप्ट है जो है आपका कि अगर वो लेटेंट स्टेट में है तो जनरली इंडिकेशंस फैमिली में नहीं दिखते हैं सिम्टम्स के फॉर्म में, बट फिर भी लेटेंट सोरा का भी कुछ मैनिफेस्टेशन होता है। और ऐसे ही केसेस में जहां कोई इंडिकेटेड दवाई नहीं आ रहा है, जो हनीमैन ने वहां पे जो सल्फर का नाम लिखा है, दैट सल्फर इज इन दैट सिचुएशन when no other indicated remedy is there, then you should better have an opportunity to prescribe this sulfur। जो सो कॉल्ड आप कहना चाह रहे हो उसके जवाब के लिए वहां पे है। अदरवाइज अगर वो थोड़ा सा भी मैज़म एक्टिव स्टेट में होगा, फैमिली के दोनों ही किसी भी पार्ट में, आइदर मदर साइड और फादर साइड, देन यू विल गेट सम इंडिकेशंस टू प्रिस्क्राइब, और वहां पे इट मे नॉट बी सल्फर। ठीक है, otherwise you can prescribe sulfur and the best time is first trimester as early as possible। चलो, all the final year student and PG students, all you write down your name and roll number in the chat box for your attendance। kindly write down your name and roll number for your attendance as early as possible। फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से शुरू करो। In between, anyone want to ask anything, you can discuss। आप में से किसी और को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है? तो कंटिन्यू करें क्लास? Yes, sir. आई थिंक आप अपना ईयर लिख देगा। पीजी स्टूडेंट जो आप जिस ईयर के हो अपना ईयर मेंशन कर देना। चलो, we have discussed in our last class till the part ascertainable physical constitution। इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है जो लास्ट क्लास में बताया था? एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज his moral and intellectual character। how this moral and intellectual character is a part of accessory circumstances, especially in relation to, I'm discussing causa occasionalis। We all know, if we study, or you must have studied Kant's philosophy first chapter, the sick,
And if you study that chapter, Kent has emphasized that the person, the man, is nothing but is centered around his will and intellect. That means the expression of the identification of a real person is that part of his psyche. And that's why Kent has emphasized the symptom of will, symptoms of emotion in the highest group, in the highest grade for his prescription. And that's why if we get very strong peculiarity in the sphere of the symptoms of mind and disposition, then it is enough for us to prescribe in a curative way, and that symptom is no doubt is the compulsory symptom that we have to include in our totality. Keeping this in mind, still I am giving you here this moral and intellectual character in the part of causa occasionalis. To understand this, now you have to differentiate. I have told you because I'm not discussing or I am not saying that symptoms of mind and important intellect is not important. That's why I have told you this chapter first. This is of highest importance for prescribing. As well as if you go to the aphorism number 213 footnote said by Hahnemann, again he has emphasized symptoms of disposition is of highest importance, and in which he has so many times declared that if the physical symptom is no doubt matching to one remedy, but if the symptoms of disposition is matching to another remedy, we have to select the symptoms medicine which matches the symptoms of disposition. This one paragraph of footnote is enough to describe the importance of symptoms of mind and disposition. Apart from this, if we study aphorism number 16 footnote, इसके पास टेक्स्ट बुक है वो देख लेना, as well as aphorism number 17 footnote, then no doubt these symptoms of mind and disposition is of highest importance, but it is important only if it is your own symptom, it is your own manifestation. But the importance of these symptoms and manifestation decreases if it is not your own. Rather, it is influenced by some outer factors. Either it is influence of your society, either it is influence of your religion, either influence of your geographical condition, either influence of certain belief, either influenced by certain individual, or by any means. If this character, if this part of your behavior, if this part of your thought is not your own, rather it is influenced by something else, then here it is a part of causa occasionalis. Then here it is a part that required either to be encouraged or it is required either to be changed. Because to understand this, just have a look on aphorism number 208, this second half of this, यहाँ से पढ़ के देखना. In like manner, the state of his disposition and mind must be attended to learn whether that present any obstacle to the treatment or required to be directed, encouraged or modified. Why he is mentioning here this? Because here this disposition, here this symptom of mind, here this your so-called moral and intellectual character, it may be obstructing your cure. Certain type of thought, certain type of behavior may be obstructing your cure.
This may be the cause of your illness, or it may be not your own. Rather, you have taken it from some other sources. You have taken it from your wrong sources. Just for example, आज के दौर की बात कर ले, आज इतना सारा सोशल मीडिया डेवलप होने की वजह से इतने सारे फायदे हैं, बट उन फायदों के बाद उन दोज इम्पोर्टेंट इंक्लूजन इन आवर लाइफ के साथ साथ आज इतना सारा वार्निंग भी मिल रहा है कि यू मस्ट फिल्टर द इंफॉर्मेशन एंड न्यूज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर सोशल मीडिया, because if you are not filtering it properly, then you may be under delusion of wrong informations, and these wrong information will gradually change your way of thought. You may be under wrong perception about anyone, about anything, because you have not filtered the information, and these informations which are not perfect has imparted you, and they are gradually changing your way of perceiving others. Similarly, जब ये चीजें नहीं थी, ये सोशल मीडिया नहीं था, तब भी हमारे सोसाइटी में ये किसी और फॉर्म में होता था. एंड ऑल दीज फॉर्म, चाहे वो हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके हो जाए, जब सोशल मीडिया नहीं था तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता था, इन्फ्लुएंस होता था, रिचुअल्स होते थे. एंड इफ वी आर अंडर दोज इन्फ्लुएंस, और उस इन्फ्लुएंस के बिहाफ में जब कोई सिम्टम डेवलप होता है, जब कोई बिहेवियर, जब कोई कैरेक्टर बन जाता है, तो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर वहां पे सबड्यूट रहेगा, और ये इम्पार्टेड कैरेक्टर, ये विकेरियस कैरेक्टर जो है वो ऊपर से आपके ऊपर फ्लेयर्ड अप होगा. And if you have not corrected it properly, if you have not cleared it properly, and if you have prescribed, you have selected this character for selection of remedy, then your remedy will not work properly, because this is actually not the symptom of the self. It is not the symptom of that individual. It is not the character of that individual. Rather, this is a character that is being acquired by. This is the character because of certain influence from outside. That means these character must be cleared up. And to clear these type of character, Hahnemann has advised very nicely in 2 places. One is your aphorism number 208 that I have just told you, that I have shown you just now, that required to be corrected or encouraged. Corrected means when it is obstructing your cure, when it is producing the illness, when it is a matter that is influencing your health, then it required to be corrected. Or certain character that you have acquired will be helpful for your health, that should be encouraged, that you must carry on these type of character so that it will improve yourself. So it is a matter of correction, or it is a matter of encouragement, but it is not a matter of prescription. Many things we get in our character because of the teaching in our childhood. Either it is our familial teaching, or either our social teaching, or it is teaching acquired by someone else. But from inside, I am not that type of individual, but because of that compulsion and this long training, I have acquired this type of character. For example, just many times I am giving you, certain person is very particular about arranging the things in a very systematic way. The so-called part of one of the rubric of your, what you say, fastidious, very much attached towards cleanness, very much attached towards perfection, very much attached towards arrangement. But
from the very childhood, he is not feeling ease. He is not at ease by doing this. Rather, he is trained from the family or society that you must have to do this. Initially, it was certain type of resistance in the during the childhood, but nowadays it become a habit of it. अब वहां पे अगर आप उससे पूछोगे आप अपनी चीजों को कैसे रखते हो, तो वो बताएगा, वो सारा एक इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको लगेगा कि ये रूब्रिक फेस्टिडियस हो रहा है. But during the course of conversation, if you will inquire some from other ways and by asking some other side of that part, and when you will inquire that why, what is the cause behind doing all this, then this cause will not give you the point that it is the patient that by doing this he is feeling better, he is feeling safe. Rather, he will say that ऐसा करना पड़ता है, ऐसा ट्रेंड हो गए हैं, ऐसा सिखाया गया है, ऐसा एक इम्पार्ट हुआ है. No doubt it is good part until and unless it becomes a trouble for your life, because to be in a perfect way it is good thing, but this is not the symptom of that patient. And that's why many times if you see your repertory, you will find that sulfur has a filthy habit, as well as if you go and find out the complete repertory, you will find sulfur in the rubric of fastidious also. Many times primary action and secondary action is again in a matter of different thing. You will find these two different stages also. But in those conditions, in those type of symptoms, in those type of behavioral character, which are due to outer influence, we must have to correct it. Or if we have not corrected it and we have selected it for the selection of medicine, we will land in a wrong selection of medicine. And that's why once again I will advise you to read footnote of aphorism number 16. When Hahnemann is saying in that aphorism that many severe illness may occur due to disturbance of vital force, that is just because of wrong information, thought and behavior. और उसके लिए वहां पे क्या कह रहा है, and it should be treated by the same mean, not by medicine. Same means by, that is your again a role of psychotherapy, role of counseling, role of corrections, role of proper advice. Same thing he again emphasized in aphorism number 17 footnote when he is saying regarding moral medicine. Moral remedy is nothing but, again it is psychotherapy, again it is counseling and so on. So mental symptom is symptom of mind and symptom of behavior is of highest importance, but we must take care. Example देने के लिए तो बहुत सारा है, फिर अलग-अलग part में हम निकल जाएंगे. So we must take care before we include as a symptom for selection of remedy, that whether the symptoms belongs to the self or whether the symptom is from somewhere else. Am I right? No reply. Next point is your occupation. In relation to this occupation, I would like to say you that it is not that always what we study in our practice of medicine or in our preventive medicine, social medicine regarding occupational hazard. Here I would like to give you a very important part as per homeopathic concept. Occupational hazard, the diseases due to heavy impact of or diseases due to material impact of occupation is one part. That material impact of occupation, that this heavy impact of occupation you are studying in the part of your occupational hazards. कि यहाँ पे इस फैक्ट्री में काम करेंगे तो सिलिकोसिस हो जाएगा, इस
फैक्ट्री में काम करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे डर्टी प्लेसेस पे काम करेंगे तो ये डिजीजेस हो जाएगी. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. ये बहुत क्लियर है, ये बहुत स्ट्रांग है. यहाँ पे रिमूवल जरूरी है. एफरिज्म नंबर 77 को फॉलो करना बहुत जरूरी है. In spite that, many places that we sometimes neglect in our case taking during perception is another aspect of occupation that is very important for us, for your homeopathic prescribing, and that is our occupation. For example, just I am working in a very neat and clean place. I am working in a very sophisticated and you can say very happy circumstances of working place. There is no any type of thing that is causing illness or that will cause illness or that is harmful to your health. But I am not feeling pleasure while doing this because I am interested in something else. Because of the circumstances, I compelled to do this work. Although everything is fine and this place, but मेरा दिल किसी और काम में है. हमको फैशन डिजाइनिंग करना पसंद है. Circumstances ने हमको डॉक्टर बना दिया. Everything is perfect. I am doing this. But हर बार हमारे दिल में एक चुभन है कि काश वो कर लिए होते, वहां पे होते. Whether after few years this lack, this change of my original interest and doing in something else will be a cause of my long-term illness, and it will be many a times if your job satisfaction. What a new very frequently used term nowadays is, no matter it is how much hygienic, but job satisfaction is another very important point that we must consider in our case taking, and that requires to be correlated with your interest in which type of occupation, your interest in which type of field, and what you are doing. बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है. अगर आपको याद है, कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, जो 3 लोग इंजीनियर बनने जा रहे थे. वहां पे इस मैसेज को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया गया था. वो जो कैरेक्टर था जिसने इंजीनियरिंग को फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट करके फोटोग्राफी चूज कर ली थी, उस कैरेक्टर को अगर देखोगे, अगर वो इंजीनियर बन गया होता तो बाद में एक वो भी एनी टाइप ऑफ कंडीशन और इलनेस इज लाइफ, बट उसका ऑक्यूपेशन ही वहाँ पे उसका जो डिपार्टेशन फ्रॉम हिज इंटरेस्ट would become a type of obstacle to his progressive gain in health, or it may be a part of his illness. ये तो छोड़ दो, आज के न्यूज़ में आप बहुत सारे टाइम पे देखते हो, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने वाले स्टूडेंट्स सुसाइड कर ले रहे हैं. वाई? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे रैंक पे हो, पास आउट करने वाले हो, एंड हाउ यू आर फ्रस्ट्रेटेड विथ योर लाइफ. आप नॉट ओनली इंजीनियरिंग, बहुत सारे फील्ड में होता है कि आप उस एक अच्छे से प्रोफेशनल कोर्स में हो and you are so much frustrated with your life at this stage that you are going to take this type of hard step. This is one of the reason is कि दिल कहीं और है और प्रेशर कहीं और लिए जा रहा है करने के लिए, चाहे वो सोशल प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो किसी और चीज का प्रेशर हो. और ऐसे चीज
आपको एक ना एक दिन फ्रस्ट्रेशन में, एक ना एक दिन आपको अनइजीनेस फॉर्म में, एक ना एक दिन आपको अंडर स्ट्रेस फॉर्म में ले ही जाएगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ नहीं करते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो अंदर से, देन यू विल सफर फ्रॉम सर्टेन स्ट्रेस, और वो आपका ऑर्गेनिज्म बाद में आपको फिर उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट इलनेसेस। सो व्हेन वी स्टडी ऑक्यूपेशन or when we ask occupation during our case taking, apart from those occupational hazard, we must have to take care the question of job satisfaction, the question of his interest, the question of his initial passion and what he is doing right now. And if there is any conflict between this, his initial passion and this place, we must take care of this very nicely. एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एक लड़का है, 11-12 में पढ़ रहा है, और पढ़ाई उसके लिए एक सेकेंडरी फैक्टर है, एंड ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। बहुत अच्छे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका है, स्टेट लेवल पे खेल रहा है। सडन उसके फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई, एंड हिज फादर वाज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली, और उनके फादर का एक शॉप था, एक बहुत अच्छा सा एक वेल एस्टेब्लिश्ड शॉप है। अब उसके बाद अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, शॉप को देखने वाला कोई भी नहीं है, चाहे बहुत अच्छा शोरूम है लेकिन देखने वाला और कोई नहीं है। नाउ he has to left all his sports activity and he has to take care of this business. Gradually, what he has left, his physical activity lost, he gain into sedentary job, that type of business. Gradually, after few months or within year or few years, those disappointment of both, either loss of his dear one or losing his interest, losing his passion, will gradually develop a type of dissatisfaction, and he will involve into getting pleasure by certain type of other things, whatever you can say, either involving in alcoholism or any other things, not only alcoholism is there. This slight change, if you consider, have changed one type of personality into a different type of personality, and this will reflect you a very good example of your Nakshamika personality. इसको और भी डिटेल्स में आप चाहो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो बहुत डे टू डे सर्कमस्टांसेस में, एंड दिस इज not whole, but this is one of the part of development of Nakshamika personality. In nowadays, it is a very frequent phenomena. बहुत अच्छे एक्टिविटीज में थे, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज चल रहा था। ड्यू टू सर्टेन फैमिलियल रिक्वायरमेंट, ड्यू टू सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस, ड्यू टू सर्टेन क्राइसिस, हमको एक एमएनसी में ज्वाइन करना पड़ गया। अब दिन में सोते हैं, रात को काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज छूट गई, जॉब आ गए, अब एमएनसी में काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कंपटीशन, परफॉर्म करो तो इंसेंटिव मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा तो आपके पास ज़्यादा ऑक्यूपेशन जमा होगा। अब इसमें आप एक अलग रेट्स में लग गए। नाउ you are achieving, you are getting money, but you are not getting this satisfaction. अब satisfaction के लिए क्या करोगे? Again you will indulge in something else, and then again you will develop certain type of pathogenesis, certain type of illnesses, certain mode of patterns of illnesses that Nakshamika will help you. But I am saying Nakshamika will help you. Nakshamika will not cure you at this.
because the cause, the maintaining factor, the thing that is disturbing you, it is neither you are able to change it because of your circumstances, nor your physician is able to change it. And so you have to carry on in this way. Up to what extent Naxvomika will help you, that depends again how much you are getting acquainted with that. अगर वो टॉलरेंस डेवलप अंदर से आ गया, अगर वो होम्योस्टेसिस डेवलप हो गया, तो कुछ दिन के बाद आप वैसी सर्कमस्टांसेस में जीना सीख लोगे. अगर वो होम्योस्टेसिस नहीं डेवलप हुआ, तो इन स्पाइट ऑफ दिस प्रिस्क्राइबिंग नक्सोमिका, एक न एक स्टेज ऑफ लाइफ में you will have a very stressful disease, and this is one of the aspect of your occupation, that here that you must study this as accessory circumstances in the form of your causa occasionalis. इसका कुछ और पार्ट या मोड ऑफ लिविंग जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अब टाइम नहीं है. एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? Anyone wants to ask anything? भाई नींद आ गई या जग रहे हो?